हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में। क्लास देख ली होगी आप लोगों ने। कुछ बच्चों के डाउट भी आए तो उनको मैंने बता दिया। कॉल पर बात हुई थी मेरी उन बच्चों से, ठीक है। जिनके अगर रह गए हैं, जिनके अगर मैं मैसेज नहीं कर पाया हूँ तो मुझे रिमाइंडर डाल दें, ठीक है। बाकी किसी के डाउट वैसे इतना कुछ था नहीं, बस बाइलीवर्डिन और बाइलीरुबिन पर क्वेश्चन करा था बच्चों ने, वो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। उसका फ्लो चार्ट एक बार दोबारा देख लें, इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखें, ठीक है। और सेकेंडली चीज़ ये है कि एनसीईआरटी रीड ज़रूर करें। जो बच्चों ने एनसीईआरटी रीड नहीं करी है ना, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी में तो आपकी 11th क्लास में क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी है। एक यही है जिसमें हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, यानी कि जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी का मैक्सिमम पार्ट है ये। अब इसे पढ़ने से ये है ना, ये इससे बहुत नॉलेज बढ़ेगी आपको। और आपके मेडिकल, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुँचोगे ना, तो यही आपका बेस बनेगा। किसी भी चीज़ का बेस होता है, ये उसका ही आपका बेस है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ईजी ना लें, ठीक है बेटा। इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे भले डॉक्टर बनो ना बनो, वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। पहले आप एक मेडिकल, एक बायो के स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो आपको इतनी चीज़ें, जनरल नॉलेज चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं होते, वो नालायक है, ठीक है। चलो ठीक है, एक आधा दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, फंक्शन में थे, नहीं कर पाए बेटा, बस तो उसे अगले दिन रिकवर तो करो। मेरी बात होती है बच्चों से, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार नहीं करे सर, ये नहीं वो नहीं, ये ऐसे मत करो। इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो दो चैप्टर करके पढ़ाऊँगा, इसके 2 चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिर कोई नया चैप्टर उठा लूँगा, फिर 2 चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिर कोई। इससे ये, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। और एक ही चीज़ हम पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली तो हम बोर होने लगते हैं, नींद आने लगेगी, ठीक है। फिर चीज़ें मिक्सअप होने लगेंगी। और ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो जब मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स और बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स में कैसे पता चलता है हमें क्या क्या इन्फेक्शन है ब्लड में, क्या हमें, वो सारी चीज़ें, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा। इसे बोर क्यों बना रहे हो? इंटरेस्टिंग लो ना इसको। क्यों इसके साथ मजाक कर रहे हो? ये मजाक तुम इसके साथ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई के साथ में तुम अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हो। अब मेडिकल कॉलेज आ गए ना धोखे से, होगा ऐसी। वैसे तो यहाँ पे भी नहीं आ पाओगे, इसके बिना, मेहनत के बिना तो कोई नहीं आ पाता। अगर मेहनत कर रहे हो तो जब भी आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो फिर बर्बाद हो जाओगे। अगर बाई चांस 1% अगर आ जाते हो तो आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा। कोई आपसे आगे पूछेगा छोटे मोटे क्वेश्चन मेडिकल कॉलेज में, तो स्टार्टिंग में वही नहीं दे पाओगे, पहले इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, याद रखो, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था? आज का टॉपिक है हमारा WBC। आज हमें पढ़ना है WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। लेक्चर 35 to 40 मिनट्स का ही होगा अप्रॉक्स, कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। क्लास का टाइम हो रहा है मेरी, फिर मैं क्लास के लिए जाना है मुझे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, आपको बताया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बताया था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने? एराइथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, आरबीसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आरबीसी का साइज़ याद रखना, शेप याद रखना, इनके रीज़न बताए थे मैंने। बाइकॉनकेव क्यों होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, ठीक है। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट? इसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि बेटा इसमें क्रैब साइकिल नहीं होती। क्रैब साइकिल इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, एनारोबिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था मैंने आपको। हीम प्लस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। 5% हीम होता है, 95% हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हर एक आरबीसी कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है? एक एच बनाने के लिए 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, एरिथ्रोपोइसिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पोइसिस मीन प्रोसेस या फॉर्मेशन होना। लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन एम्ब्रियो में जब बात करते हैं तो हम एम्ब्रियो में क्या होता है, यॉर्क सैक, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि कैसे इसका वो बनता है लास्ट क्लास में। जिन बच्चों की समझ, हाँ एक बच्चा डाउट आया था, बोले सर यॉर्क सैक क्या होता है, ये वो क्या होता है। बेटा मैंने आपको बोला था कि क्लास अगर आप छोड़ोगे ना एक भी तो नुकसान उठाओगे। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ही नहीं देखी है, और आपने वही देखी होती तो उससे समझ में आया था। अब पहले आप वो क्लास देखो, उसके बाद में मुझे कॉल करना, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत तो आपको बताऊँगी, थोड़ा बहुत तो पढ़े होने चाहिए। फिर एडल्ट की केस बात करते हैं। एडल्ट केस में क्या होता है, रेड बोन मेरो, ठीक है, हेड ऑफ लॉन्ग बोन। मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था, डायग्राम में इसमें सेल्स हैं, ठीक है। दो जो रेड सेल्स होने के बोलते हैं हम रेड बोन मेरो। स्टेम सेल्स में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ल्यूकोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट्स एंड प्रोराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, इनके याद रखना। ल्यूकोब्लास्ट से क्या बनता है हमारा WBC, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, WBC सेल्स बन रही तो उसकी क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट्स मैंने बताया था आपको, प्लेटलेट्स का साइज बड़ा होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है। प्रोराइथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम, RBC। लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 डेज। 120 डेज के बाद में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ RBC अकर बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मीन्स कि वो खाने लगते हैं। कहाँ खाया जाता है, इन स्प्लीन एंड, इसको ही क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह ऑफ RBC, मतलब जो उसकी कब्र है, ऐसे मतलब बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजे थे ग्रुप में, उसमें से मैक्सिमम बच्चों सही हुए, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन थे, वो इजी क्वेश्चन थे, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ह्यूमन फिजियो में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने इसमें भेजा था आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये इसका फ्लो चार्ट, सबसे ज़्यादा जो कोर पॉइंट है ना वो इसका फ्लो चार्ट है। जब बेटा हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है ना, तो इससे क्या बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, हमारे प्रोटीन है, ठीक है। हीम और हीम यानी कि आयरन, आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन और हमारा प्रोटीन किस में चला जाता है, हमारे लीवर में, ब्रेक डाउन होने के बाद में। और उसके बाद में रिलीज़ होता है ग्लोबिन प्रोटीन से, क्या रिलीज़ होता है, पॉरीफायरिन। पॉरीफायरिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स में। बाइल पिगमेंट्स हमारे कौन कौन से, बाइलीवर्डिन एंड बाइलीरुबिन, ठीक है। कभी कभी आप लीवर की रिपोर्ट भी कराते हो तो वहाँ पर ये बढ़ा हुआ आता है, ये कम आता है, तो उस समय क्या पता चलता है, जॉन्डिस, एनीमिया के बारे में, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी पे भी येलो कलर आने लगता है, आँखों में येलो कलर दिखने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनका कलर भी कैसा होता है, कैसा एपीरेंस होता है, इनके येलोइश कलर होते हैं, ठीक है, हाईली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। फिर ये तो सब था हमारी लास्ट क्लास के बारे में बात करी हमने। आज की क्लास की बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा WBC। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। WBC क्या होते हैं, WBC किस में हमारा फंक्शन करते हैं, WBC का काम क्या है। WBC बेटा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बनाने में, मेंटेन करके बनाने में, रखने में हेल्प करते हैं। और WBC हमारे बॉडी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। WBC हमारे बॉडी सोल्जर्स कहलाते हैं, जो हमारे पैथोजन से हमारे लड़ते हैं, ठीक है, अगेंस्ट फाइट करते हैं उनके खिलाफ, हमारी बॉडी को सिक्योर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ RBC, जैसे हमने नंबर ऑफ़ WBC, अभी तक मेरे दिमाग में RBC चल रहा है, RBC हमारा ख़त्म हो गया। जैसे हमने नंबर ऑफ़ RBC के बारे में बताया था, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होते हैं, ऐसे ही नंबर ऑफ़ WBC होते हैं 6000 to 8000 पर mm³। बेटा ये बार बार डेटा क्यों मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, बार बार क्यों मैं पागल हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा मानसिक संतुलन अभी जगह पर है, बट बेटा इसके क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसलिए मैं आपको बार बार इस डेटा को मैं रिमाइंडर डालता हूँ आपको कि बेटा आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, WBC हमारे कितने हो जाए, 6000 से लेकर 8000 तक। अब एज्यूम करो हमारी बॉडी में 10,000 हो गए, यानी कि बढ़ गए, अपनी रेंज से ज़्यादा बढ़ गए, तो उसको बोलते हैं बेटा हम ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर यही WBC हमारी, ठीक है, अब ये WBC हमारी बॉडी में
ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फिर एक टर्म आती है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, जब हमारी कैंसर की थर्ड स्टेज होती है ना, तो उस टाइम पे WBC इंक्रीज़ होने लगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब वो तो आपको पता ही कैंसर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स की रैपिडली डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, ड्रास्टिकली डिवीज़न होता है हमारी बॉडी में, तो सेल ज़्यादा डिवाइड करती होती हैं। तो ऐसी क्या होता है, इंक्रीज WBC काउंट ड्यूरिंग कैंसर। कैंसर के दौरान अगर हमारा WBC काउंट बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? ल्यूकेमिया। बेटा वो वीडियो ना कट हो गई है, कॉल आ रही थी, उसे मैं ऐड करा दूंगा, तो शायद उसमें 1-2 सेकंड का पॉज आए तो समझ जाना, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको बेटा, अगर WBC का काउंट हमारी बॉडी में कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm3, अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको ये बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। बट अगर ड्यूरिंग यानी कैंसर के दौरान अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है WBC, तो उसे बोलते हैं हम ल्यूकेमिया, ठीक है। ये ल्यूकेमिया कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन से पहले मैं आपको ये बताता हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ बेटा किसी को पता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो या कुछ भी अंदाज़ा हो, तो वो पहले खुद वो करके देखें, उसके बाद देखते हैं। यार लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा मैं जल्दी आपकी। लाइव क्लास यार इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कॉलेज का कुछ नहीं पता कि कब कॉलेज में कोई फंक्शन होने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और फिर कभी कभी मैं क्लास से इतना थका हुआ आता हूँ कि मैं भी क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाता, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास भी रिकॉर्ड करके रखता हूँ मैं आपके लिए कि आपकी क्लास नहीं छूटे। अगर कभी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ अलग ट्रेजेडी है, या मैं घर आ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी क्लास मिस होती है, वरना अदरवाइज़ कोशिश तो मेरी यही होती है कि आपकी छुट्टी ना हो मेरी साइड से। आप कर लो एक अलग बात है, क्योंकि आप मालिक हो, ठीक है। डायबिटीज़ के बारे में बेटा ये देखो, ये वो बना हुआ है, एक डायग्राम, ठीक है। 1 by 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसे याद रखना, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है बेटा, जब ये कोई पहले तो ये देखो जहाँ पे इंजरी हुई हुई है, जहाँ रेड पेन से इंजरी का वो लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, इंजरी हुई आपको कोई, ठीक है, इंजरी कह लो, या फिर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है बाहर से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें यही होता है कि बेटा जब आपकी इंजरी हुई, अभी हम केस ले लेते हैं इंजरी का, ठीक है। इंजरी हुई, वो हमारी अंदर आने लगा, ठीक है, हमारी बॉडी में आने लगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी में आ रहे हैं, ये रेड कलर की सेल्स हैं, ये हैं बैक्टीरिया हमारे, जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात पता चल जाती है हमारी WBC को। तो WBC जब इंजरी हुई है, तो जो हमारी वेसल्स होती है ना, वो डायलेट कर जाती हैं। वो क्या कर जाती हैं? डायलेट कर जाती हैं। वो डायलेट क्यों करती हैं? वैसो डायलेशन क्या होता है, जो उसका साइज़, नॉर्मल साइज़ उसका क्या है, इतना है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल साइज़ है। बट क्या हुआ, इंजरी हुई, चोट लगी, ठीक है, तो अब ये वैसो डायलेशन हो गया, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। आपको बना हुआ भी दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम वैसो डायलेशन, ठीक है। इसके अंदर WBC हमारे ब्लड में क्या होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्हें पता चल गया कि ऐसे ऐसे बाहर से पैथोजन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, इंजरी हो गई है। तो जब इंजरी होती है ना, तो वो जो हमारी जो वो होती है ना वेसल्स, तो उसमें ना ये पोरिंस यानी कि छेद हो जाए, मतलब कि उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पोर्स बने हुए दिख रहे होंगे आपको, ये सरफेस पर इसके पोर्स बने हुए दिख रहे हैं, ये पोर्स बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब जैसे ही ये इन्हें पता चला, तो ये 1 by 1 ये उसकी सरफेस से आकर अटैच हो रहा है। अब जैसे ही ये डायलेट होते हैं, जैसे ही ये इसका पोरेंस मतलब कि एग्जिस्ट बाहर जाने की वो रास्ता खुलता है, ये एकदम से WBC बाहर आ जाते हैं। देखो 1 by 1 स्टेप पे बना हुआ भी दिख रहा होगा आपको, ये WBC बाहर आ गया। अब जब ये WBC बाहर आ गया, तो यहाँ से सेल्स आ रही हैं, तो अब ये इनमें आपस में लड़ाई होती है, ये डिफेंस करते हैं कि यहाँ अंदर ब्लड में मिक्स होने से इसको रोकते हैं, ठीक है। फिर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो अब ये जो हमारी WBC है क्या करेंगे, इसको क्या कोशिश करेंगे, तो ये जो हमारे WBC हैं ये क्या कोशिश करेंगे कि बेटा ये इंश्योर करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फ्लूइड है उसमें नहीं जाए, उसे रोकेंगे पहले बाहर, ठीक है। ये अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं, उधर से ही पूरी कोशिश हो रही होती है।
वो एंटर करने की कोशिश होते हैं, ये एंट्री करने से रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो आपस में लड़ाई चल रही होती है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें सेल्स को खाने की कोशिश करते हैं। सेल्स खाने की कोशिश, सेल को खाने को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, मतलब पीना, पी लेना, ठीक है। ये दो वर्ड यूज़ होते हैं। अब ये जो बाहर निकल के आए ना WBC, ये जो बाहर की मूवमेंट करी इन्होंने, तो इन्हें बोलते हैं एमेबॉइड मूवमेंट। एमेबा का स्ट्रक्चर देखा है बेटा, एमेबा कैसा बना होता है, उस जैसी मूवमेंट होती है। जब ये बाहर निकल के आते हैं ना, सेल तो इनकी गोल होती है, सेल तो इनकी नॉर्मल वो होती है, बट जब इन्हें बाहर आना होता है तो इनको मूवमेंट जो करते हैं, तो उससे इनका शेप जो होता है वो ऐसा होता है। देखो जहाँ पे डायपेडिसिस लिखा हुआ है ना, ये डायपेडिसिस, तो इसे बोलते हैं हम एमेबॉइड मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एमेबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है बेटा, जब चोट लगती है उसे बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो आपको बताए जाते हैं 5 सिम्टम होते हैं। कौन कौन से, किसी को पता है? रेडनेस, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और हॉटनेस बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, 3 हो गए, ठीक है। पेन होता है 4, और सेंसेशन यानी कि वहाँ पर फील होता है दर्द या कुछ वैसा, वहाँ से फिर सिग्नल वगैरह जाता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर तक। ये इसके 5 फंक्शन है, इसे बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इन्फ्लामेशन। बेटा कहीं नहीं मिलेगी ये आपको, ये चीज़ें आपकी NCERT में सिर्फ इन्फ्लामेशन के बारे में लिख रखा है, ये नहीं बता रखा इन्फ्लामेशन है क्या। NCERT जो है ना बहुत कंसाइजली है तो वो इतनी सी पेज की, लेकिन अगर उसे तुम डीपली पढ़ो ना तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ना क्या होता है, जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है ना वही आपको पढ़ा सकता है, वही आपको, क्योंकि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, मेरा तुम लोगों से रिवीजन होता है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही तुम्हें, और ये और ट्यूशन से हट के तुम्हें मिल रही चीज़ें, जब तो तुम लोग मेरे से अटैच हो, ठीक है। हर कोई इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपने लिए सेल्फिश है, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा, तो आप मेरे से क्यों अटैच रहोगे। वही क्या लगेगा, यहाँ हमारे टर्म्स बने हुए हैं आप लोगों के साथ में, फैमिली ऐसे टर्म्स हैं, आप मुझे, मैं आपके लिए एल्डर ब्रदर की तरह हूँ, ठीक है। आपको मैं हमेशा गाइड करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, आप भी मेरे लिए एक फैमिली हो मेरी। बट कहीं ना कहीं हम एक दूसरे दोनों ही एक अपने अपने सेल्फिशनेस की वजह से कनेक्टेड हैं। आप मेरे से पढ़ रहे हो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हटके है, और ये बंदा हमें करा देगा। मैं आपसे इसलिए कनेक्ट हूँ कि आपसे मेरा सोर्स ऑफ फंडिंग हो आप मेरी, ठीक है। इमोशनली भी हम अटैच हैं सारी चीज़ें, बट ये कहीं ना कहीं एक वो होता है, ठीक है। तो ऐसी ही ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बड़े बड़े कोचिंग्स में आप जाओगे, लाखों रुपये दे के आपको मिलती हैं, ठीक है। और फिर अब यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ भी जाएँ वहाँ पे उन्हें मुँह झुका के खड़ा नहीं होना पड़े, आप फटाफट बोल रहे हो, ठीक है। तो डायपेटिस क्या होता है बेटा, एमेबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 5 सिम्टम होते हैं, याद रखना। लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा, लाइफ स्पैन इसका बताया जाता है हमारी NCERT में, तो लाइफ स्पैन इसका कितना बताया है, 12 to 20 डेज़, ठीक है। कितना बताया, 12 to 20 डेज़, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पर, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर साइज़ और शेप उसका सही है तो इसको हम नहीं मारते, 12 to 20 डेज़। बट अगर आप जब मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो मेडिकल कॉलेज में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि बेटा सम आवर से लेके कुछ ईयर तक भी ये लोग ये सर्वाइव करते हैं WBC। बट कंडीशन एक यही होनी चाहिए कि उसका साइज़ शेप जो है ना वो सही होना चाहिए। अगर उसका साइज़ शेप सही है तो फिर उसको वो नहीं होता। ये पेज नंबर 1 मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हमारे ल्यूकोसाइट को डिफ्रेंशिएट करा गया इस पेज पर। तो ये बॉटल रही पानी की, इस पेज पर ये ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट में क्या होता है बेटा, नाम से क्लियर है कि विदाउट ग्रैन्यूल्स, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है वो विदाउट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है।
जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है वो विदाउट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती है, हमारी सेल्स विद ग्रेन्यूल्स, जो हमारी सेल्स से प्रेजेंट है वो ग्रेन्यूल्स के साथ प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। सेल्स हमारी 3 टाइप की हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ईशेनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, जो मैंने आपको कल क्लास में बोला था ना कि बेटा आपको मैं आने वाले टाइम पे आपको ब्लड रिपोर्ट भी आपको चेक करना बता दूंगा, ठीक है। तो वो यहीं से आज आपकी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ना कान नाक दिमाग गला सब लगा के सुन लेना, अपनी बुद्धि खोल कर बैठ जाओ, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, और यहीं से बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ल्यूकोसाइट्स के यानी ये WBC की बात कर रहे हैं, 2 टाइप बताए हैं, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स वो हैं जो विदाउट सेल्स हैं, विदाउट ग्रेन्यूल्स हैं, जो सेल्स विदाउट ग्रेन्यूल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ए ग्रेनुलोसाइट्स। और कुछ सेल्स जो हमारी ग्रेन्यूल्स के साथ प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरीके की होती है हमारी, LM शॉर्ट फॉर्म इसकी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने तो इस तरीके से याद कर रखा है, इसकी ट्रिक है ग्रेनुलोसाइट की BEN, बेंटेन आता था, बेंटेन देखते थे बचपन में, वो ये बैन, तो इसे ऐसे लिख लो, इसमें थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, पहले आप बेसोफिल्स लिख दो, फिर आप ईसिनोफिल्स लिख दो, फिर आप न्यूट्रोफिल्स लिख दो, ठीक है। अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इनके बारे में, इनके फंक्शन, इनके साइज़, इनके शेप, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, देखो कैसा है हमारा न्यूक्लियस, राउंडेड है। साइज़ कितना होता है इसका, 8 माइक्रोन होता है, कितना होता है इसका, 8 माइक्रोन, ठीक है। रेंज कितनी बताई हुई है हमारी, 20 to 25% ये बताए जाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर रहे हैं हम, जो विदाउट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी सेल्स, उन्हें बोलते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट्स। उसके 2 टाइप हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूक्लियस कैसा होता है लिम्फोसाइट्स का, राउंडेड होता है। साइज़ कितना बताया गया है, 8 माइक्रोन बताया गया है। रेंज कितनी होती है, 20 to 25%। सर ये क्यों याद करना है, जब आप बेटा डॉक्टर बन जाओगे, मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, आप अपने पेशेंट को ब्लड की रिपोर्ट लिखोगे, तो वहाँ पर ना ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कॉज करती हैं, क्या डिसीज़ पैदा होती है, इनकी लेवल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम होना है तो फिर आपको वैसी दवाई देनी है, उसे बढ़ानी है, ज़्यादा है तो उसको सप्रेस करना है, ये सारा हेडेक आने लगता है, ठीक है। तो ये 4-5 चैप्टर पढ़कर आप डॉक्टर एकदम से नहीं बन जाओगे, वरना अपने आप को डॉक्टर समझ लेना है, ठीक है। ये इनसफिशिएंट नॉलेज है, ये सिर्फ 1% है मेडिकल कॉलेज का। बाकी जब आप मेडिकल कॉलेज आओगे जिस दिन, उस दिन आपको 99% आपको पूर्ण 5 साल में पढ़ने को मिलेगा, और उन्हें अप्लाई करने को, अप्लाई करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी मेडिकल कॉलेज के बाद, क्योंकि हर केस अलग आता है, हर पेशेंट अलग आता है, हर पेशेंट में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं। तो पढ़ तो तुम 5 साल में लोगे, लेकिन ज़िंदगी भर तुम उसका अप्लाइंस जो होता है ना वो करते रह जाओगे। ठीक है बेटा। लिम्फोसाइट्स हमारे कैसे हैं, तो उसका न्यूक्लियस राउंडेड है, साइज 8 माइक्रोन है, रेंज 20 to 25% है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है बेटा, किडनी शेप है। और दूसरा किडनी शेप के बाद हम उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बीन शेप्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, बीन शेप्ड। बीन्स देखें, बीन्स, राजमा देखा, राजमा, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस मोनोसाइट्स का कैसा होता है, किडनी शेप या बीन शेप। इसका साइज कितना बताया गया बेटा, 18 माइक्रोन। कितना बताया बेटा, 18 माइक्रोन। रेंज कितनी होती है इसकी, 6 to 8%। कितनी होती है बेटा, 6 to 8%। बोलो बार बार। लिम्फोसाइट्स की कितनी बताई, 20 to 25%। साइज़ 8 माइक्रोन। मोनोसाइट्स का साइज़ 18 माइक्रोन। रेंज कितनी है, 6 to 8%। ये आपको याद होना चाहिए।
मैं आपको कल 1 बाय 1 किसी को भी कॉल कर ये पूछ सकता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप हैंड टू हैंड इसको आप करते हुए चलें। अब आ जाते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स पर। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? ईसेनोफिल्स। ईसेनोफिल्स क्या होते हैं हमारे, या फिर ईसेनोफिल्स को तुम इसका न्यूक्लियस देखो, एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, बाकी इसकी सरफेस पर सेल से अटैच है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है बेटा ये कैसा है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है इसका? बाइलोब्ड। इसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइड में सेल्स प्रेजेंट है इन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्रेनुल्स। क्योंकि इन वाली सेल्स में देखो, इसमें क्या था, लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में सिर्फ खाली न्यूक्लियस प्रेजेंट था। कैसा? किडनी शेप, राउंडेड। इसमें क्या हो रहा है बेटा? देखो सेल्स प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो? सेल विद ग्रेनुल्स। ये क्या है बेटा? हमारे ग्रेनुल्स, ठीक है। रेंज कितनी होती है इसकी? 2 to 3%। साइज़ कितना होता है? 10 माइक्रोन। स्टेन किससे होता है? स्टेन यानी कि जो उस पर मतलब कि जो कलर आता है, जो इस पर डाई होती है वो कौन सी होती है? इसकी एसिडिक डाई होती है। इसीलिए ईसेनोफिल्स को हम बोलते हैं एसिडोफिल्स। ईसेनोफिल्स को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा? हम एसिडोफिल्स, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, बता रहा हूँ। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आएगा कि ईसेनोफिल्स की रेंज कितनी होती है। ऑप्शन देगा 20 to 25, 60 to 65, 6 to 8%, 2 to 3%। आंसर क्या टिक करना? 2 to 3%। इसका न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब, ट्राइलोब, सिंगल, किडनी शेप्ड। आंसर बाइलोब। ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते? आपको बताना है यस, ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट। स्टेन किससे होता है? एसिडिक डाई से, बेसिक डाई से, बोथ डाइज, या फिर नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना है? एसिडिक डाई। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सोचो। उसके बाद में इनके साइज़ पूछ लेगा कि किसका साइज़ कितना होता है। इनकी यूनिट कौन सी होती है? माइक्रोन, ठीक है। और एग ग्रेनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं? जो विदाउट ग्रेनुलर सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं? जो सेल्स हमारे जिन सेल्स के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन यहीं से तो बन रहा है जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना। अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से सुनी है और अगर बाई चांस अगर आपने नोट भी कर लिया ना, एक क्वेश्चन की गलती नहीं हो सकती आपसे। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ब्लड तो मुझे बहुत अच्छे से वो है। भाई 5 साल लगाए मेडिकल उसमें, और 5 साल अभी पढ़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स ही बोलते हैं, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है? ट्राइलोब्ड। ये देखो बना हुआ है ये, इसमें 3 रेड कलर से वो हुए हुए हैं, एक इधर, एक सेंटर पर, एक इधर, और बाकी यहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या था? ट्राइलोब्ड। ग्रेनुल्स इसमें प्रेजेंट हैं, यस सर। रेंज कितनी होती है इसकी सर? 0.5 to 1%, ठीक है। साइज़ कितना होता है सर इसका? 10 माइक्रोन होता है। स्टेन किससे होती है? ये भी स्टेन होती है। कौन सी डाई से होती है बेटा? बेसिक डाई से। कौन सी डाई से होती है बेटा? बेसिक डाई से, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है बेटा? बहुत सारे, हमारे न्यूट्रोफिल्स है, इस पर बहुत सारे हमारे सेल्स अटैच हैं और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? मैनी लोब्ड। जिसका जो न्यूक्लियस है कैसा है बेटा? मैनी लोब्ड, यानी कि मल्टी लोब बोल सकते हैं इसको हम। मैनी लोब बोल दो, बहुत सारे लोब्स हैं, या फिर इसे बोल दो मल्टी लोब, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेनुल्स हैं, यस ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 60 to 65%। साइज़ कितना होता है बेटा इसमें? 10 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Is that clear or not?
एक सेकंड होगा बच्चों। ठीक है, फिर इन न्यूट्रोफिल्स को हम दूसरे नेम से किस नेम से जानते हैं? न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड PMNL। PMNL क्या होता है हमारा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये कैसे डाई से स्टेन होते हैं? ये कौन से डाई से स्टेन होते हैं? न्यूट्रल डाई से। इसमें एसिडिक और बेसिक बोथ प्रेजेंट होती हैं, तो ये याद रखना। इसका क्वेश्चन जो है पूछेंगे न्यूट्रोफिल्स कौन से डाई से स्टेन होता है? एसिडिक, बेसिक, बोथ A and B and D, नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना है बेटा? बोथ A and B, एसिडिक एंड बेसिक। अगर उन्होंने न्यूट्रल लिखा हुआ है तो फिर आपको न्यूट्रल पे टिक करना है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस है वो क्या होता है? मल्टीलोब्ड, या फिर दूसरा नाम इसे बोल सकते हैं मैनीलोब्ड। न्यूट्रोफिल्स रेंज कितनी? 60 to 65%। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? PMNL। या तो PMNL की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं PMNL दूसरा नाम किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का। PMNL की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स। कौन सी डाई से स्टेन हो रहा है? न्यूट्रल डाई से, ठीक है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा, इन सारे ग्रेनुलोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा रेंजिंग क्या होती है, किसकी होती है? तो बेटा ऑर्डर पूछते हैं, ऑर्डर के सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बताओ या डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। सबसे ज़्यादा है बेटा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स के बाद में, न्यूट्रोफिल्स के बाद आता है तुम्हारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के बाद आते हैं तुम्हारे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बाद आते हैं तुम्हारे इसेनोफिल्स। इसेनोफिल्स के बाद आते हैं हमारे बेसोफिल्स, क्योंकि सबसे कम क्या होते हैं? हमारे बेसोफिल्स, ठीक है। और एक चीज़ और रह गई इसेनोफिल्स के बारे में बताने के लिए, ये चलो अभी 1 by 1 मैं अभी आगे बताऊंगा। अब हम 1 by 1 इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट्स के होते हैं, हमारे मोनोसाइट्स के होते हैं, इसेनोफिल्स के होते हैं, बेसोफिल्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के होते हैं, ठीक है। 1 by 1 अभी हम पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर लिखा हुआ है ना रेड पेन से, वहाँ पे लिखा हुआ है मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटोसिस। जो हमारे वो मोनोसाइट्स है और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों का जो फंक्शन है, जो दोनों का काम है वो क्या है बेटा? फैगोसाइटोसिस, यानी कि ईटिंग, खाना। इनका नेचर है ये काम करना, ठीक है। लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसेनोफिल्स आर पीनोसाइट्स। पीनोसाइट्स यानी कि पीना। इनका क्या है? ये नेचर है, ठीक है। ये तो हमने सारा एक चार्ट के बारे में पढ़ लिया। आपका जब टेस्ट होगा ना, टेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है WBC के ऊपर, तो आपका एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए, और 1 by 1 उनके सारे फंक्शन, उनके साइज, न्यूक्लियस सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। जो अगर आप ये करके आ गए पेपर में अपने सब्जेक्टिव वाइज में, तो आपके पूरे में पूरे नंबर आने, और मुझे पूरे 100 में 100 ही नंबर चाहिए अपने बच्चों से। सब्जेक्टिव वाइज तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। नीट में 360 में से 350 ला दो, मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट बेटा कितने होते हैं? हमारे 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स में भी 3 टाइप की सेल्स आती हैं, T हेल्पर सेल्स, T किलर सेल्स, T सप्रेसर सेल्स। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा हेल्पर, ठीक है। और एक सेल्स हो रहा थी, 3 नहीं 4 सेल्स होती, T मेमोरी सेल्स, ठीक है। यानी कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम, TH, TK, TS और TM, ठीक है। TH जो है हमारा क्या है? हमारी हेल्पर सेल है, ये कंट्रोल करता है हमारी इम्यूनिटी को। जो हमारी इम्यूनिटी है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो कोविड के टाइम पे तुम्हारी कमज़ोर पड़ गई थी जिन लोगों की, तो ये हेल्पर सेल्स होती हैं हमारी, जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती हैं पूरी बॉडी की, ठीक है। किलर सेल्स यानी टी के सेल्स जो बोल रहे हैं हम, रिलीज परफोरिन प्रोटीन। जो हमारी वीक इम्यूनिटी हुई ना, उसकी रिकवरी के लिए क्या आती है? हमारी किलर सेल्स आती हैं, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जो पैथोजन आ रहा है, उसको मारने के लिए आती है, ठीक है। कि हमारी वीक इम्यूनिटी को कमज़ोर ना पड़ने दे और उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है।
सप्रेसर सेल्स क्या होती है बेटा, हमारी जो हमारी टी किलर सेल्स होती है ना, किलर सेल्स को फिर ये सप्रेस करती हैं कि ये ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की सेल्स को मारने लगे, ठीक है। तो ये सप्रेसर सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो यही सेल जो होती है ना, जो मतलब कि हमारा ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं करता हमारी बॉडी, यही सेल्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर 1 बाय 1 हमें कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ का टॉपिक का मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा, कि जैसा होता है ना कि अभी बोल देते हैं कि यार बस बता दिया उन्होंने ट्रेलर, मूवी देखने में पूरी वो वहीं पर देखेंगे, ठीक है, सस्पेंस रखेंगे। बट बाकी अभी इतना समझ लो, हेल्पर सेल्स हमारी पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रखती हैं, ठीक है। कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, कुछ प्रॉब्लम हुई, बीमारी हुई, तो किलर सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर सप्रेसर सेल्स हमारी सप्रेस करेंगी टी किलर सेल्स को, तो उनको ज़्यादा बढ़ने से रोकेंगे कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने लगे। अब मेमोरी सेल्स क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा वीक है, जो तुम आज कल का पढ़ा हुआ आज भूल जाते हो, ठीक है। बट इनकी ऐसी मेमोरी नहीं है बेटा, इनकी मेमोरी तुमसे लाख गुना अच्छी है, शार्प है और समझदार है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर लेती है। ठीक है, अभी कोविड आया था, ठीक है, कोविड हुआ सबको। कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन हो रहा था, ठीक है। वैक्सीनेशन होता है, क्यों होता है वैक्सीनेशन? अब ये मेमोरी सेल्स क्या काम करती हैं, जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा, वैसे तो इससे रिलेट नहीं करेगा, बट एक दे रहा हूँ एग्जांपल समझने के लिए, कि तुम्हें कोल्ड हुआ, कोल्ड फॉर एग्जांपल तुम्हें वायरस की वजह से हुआ, ठीक है। अब इसने क्या करा, उस इन्फेक्शन को पहचान लिया इन सेल्स ने कि ये आया था। अब 1 महीने बाद तुम्हें दोबारा हुआ, 1 महीने नहीं 10 दिन बाद फिर दोबारा होने लगा, ठीक है। तो अब ये जो मेमोरी वाली सेल्स होती है ना, ये एक्टिव हो जाती है कि भाई ये वही है, वापस आ रहा है अटैक करने के लिए। क्योंकि सेल्स को भी तो पहचानना होता है ना, सेल्स को भी तो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और कौन हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी सेल्स हमारी याद रखती हैं। तो ये वैक्सीनेशन बेस्ड होता है हमारा ऑन मेमोरी, जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है ये वो, तो ये सारा क्या होता है बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हेल्पर सेल्स के बारे में बात, ठीक है। जब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप की वो होती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेटेड होती हैं बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, हमारी बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं और रिलीज करती हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन नाम से क्लियर है, इम्यूनो वर्ड आ रहा, तो ये किसके लिए होता है हमारा, इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कि इनको भी आगे याद रखना होता है कि कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वो सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया लिम्फोसाइट पढ़ लिया, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया, दोनों टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं ईसिनोफिल्स। ईसिनोफिल्स को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं बेटा, एसिडोफिल्स। अच्छा एक बात बताओ, एलर्जी की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? एलर्जी की स्पेलिंग आप बताओगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हो, अच्छा से समझदार हो, ALLERGIC, एलर्जिक, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग होती है। बट इस चैप्टर को जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी स्पेलिंग भूल जाओ, इसकी स्पेलिंग ऐसे याद कर लो, ELLERGIC, एलर्जिक, ठीक है। ई एलर्जिक कर लो, ई से कर लो, क्यों? क्योंकि ईसिनोफिल जो होता है ना हमारा, ये हमारी एलर्जी को ही वो कराता है, कॉज कराता है, ठीक है। एंटी एलर्जिक होता है ये हमारा, अब पता चल जाएगा, अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ईसिनोफिल्स के 2 काम हैं, ठीक है, 2 टाइप की सेल्स बनाता है ईसिनोफिल्स। एक तो एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स बनाता है, एक बनाता है हमारा एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स, जो एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है। एंटी पैरासिटिक यानी पैरासाइट्स की बात हो रही है, तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कोई हमारी बॉडी में पैरासाइट्स है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में
प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये जो जिस सेल्स में ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ से फटकर बाहर आ जाते हैं और उसके लिए हमारी बॉडी के लिए डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एंटी एलर्जी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बेटा हमारे, ये इसमें क्या होता है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हिस्टामिन का जब लेवल इंक्रीज़ होगा हमारी बॉडी में तो हमें क्या होगा, इसका कॉज क्या होता है, एलर्जी हमारी बॉडी में होने लगती है, ठीक है। एलर्जी की रेस्पॉन्स होती है हमारी बॉडी में, ईचिंग होएगी, रेडनेस आ जाएगी, ठीक है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है एरिया कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसे सप्रेस करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए क्या देना चाहिए हमें, एंटी हिस्टामिन एंजाइम, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स वगैरह देते हैं या वो देते हैं, ठीक है। तो ईसिनोफिल्स क्या कॉज करता है हमारा, एलर्जिक रेस्पॉन्स, दूसरा डाइजेस्टिव, ठीक है। एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक दोनों क्या है हमारे ईसिनोफिल्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स को हम बोलते हैं मास्ट सेल्स की होती है, एक बड़ी सेल्स होती है, ठीक है। ये क्या रिलीज़ करती है, एक चीज़ रिलीज़ नहीं करती बेटा, 3 चीज़ें रिलीज़ करती है, ये ईसिनोफिल्स के ही बाप है, ठीक है। ये रिलीज़ करता है हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। 3 चीज़ें इसने रिलीज़ करी। हिपेरिन क्या होता है बेटा, एंटी कोगुलेंट होता है। हिपेरिन क्या होता है हमारी बॉडी में, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। हमारा जो ब्लड है ना, उसको जमने से, उसका थक्का जो उसे बोलते हैं ना, थक्का जम जाएगा, उसको रोकता है। तो ये कौन करता है, हिपेरिन। तो ये क्या हुआ हमारा, एंटी कोगुलेंट हुआ जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है बेटा, वैसोडाइलेशन का काम करता है। जब ये इंजरी होती है ना, जिस टाइम पे इंजरी हुई, आपको चोट लगी, तो ये क्या करेगा, हमारी वेसल्स को ना डायलेट करेगा, जिससे कि WBC हमारे बाहर आके डिफेंस का काम करें, उससे लड़ें, ठीक है। मैंने आपको पूरा वो बताया था, मैकेनिज्म बताई थी। तो हिस्टामिन क्या करता है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन रिएक्शन। जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में मैंने आपको 5 सिम्टम बताए थे, शायद लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन में क्या होता है, ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वो क्या था, डायलेशन मतलब क्या था, खुलना, साइज़ इंक्रीज होना। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ये और ज़्यादा इसका साइज़ ना और छोटा हो जाएगा, और छोटा। तो इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुकने लगता है। ब्लड का जब फ्लो रुकता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जो BP का मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या था हमारा, सेरोटोनिन, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन क्या होता है हमारा, फिर हम हिस्टामिन देते हैं। वो जो वेसल्स ब्लॉक हुई हैं, जो वेसल्स का जो नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल साइज है, उसको लाने के लिए वापस हम क्या देते हैं, वैसोडाइलेशन के लिए हिस्टामिन देते हैं, ठीक है। बस बॉस थक गया मैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, यहीं तक है आपकी आज की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप यहाँ तक के NCERT रीड करके रखो, अच्छे से पढ़ो। इस चैप्टर में आपके मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छे से अपने 100% एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई डाउट रह नहीं जाए, कुछ वो नहीं हो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कल मिलते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं 4 to 5, ठीक है। बाय, टेक केयर।